नमस्ते सबको, सभी लोगों का स्वागत है ध्रुवन एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद आया हूँ, बट मैं एग्जाम चालू था इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बट ठीक है। अगर देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ। ये वीडियो का टॉपिक आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। हम लोग इस बार डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट का स्ट्रेंथ कितना होता है, उसकी ताकत कितनी है, वो कितने राशियों के साथ ज्यादा मिल के रहता है। मेरा मतलब राशियों के साथ नहीं, मेरा मतलब है कितनी राशियों के साथ वो प्लैनेट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। उसकी राशियां क्या क्या होती है आपको तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा ही दिया होगा। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट को आप पूरा चेकआउट कीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो में आना, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा आपको। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा वीडियो पे आ जाते हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ बेसिकली पावर होती है, हम सब जानते हैं। तो आपकी कुंडली में आपने देखा होगा, आपको लिखा हुआ रहता है कि आपका ग्रह जो जुपिटर, मान लो जुपिटर अपने ओन साइन में है या फ्रेंडली साइन में है, एनिमी साइन में है। ओके, ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप अपने ग्रह की ताकत को पहचान सको। और एक ताकत होती है जिसे पहचानना, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। डिग्री से भी हम लोग कई ग्रह की ताकत पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग जिस राशि से हम लोग जो निकालते हैं अपना स्ट्रेंथ, वो एक्चुअली ज्यादा वर्कआउट होता है एज कम्पेयर टू डिग्री। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ क्या नेचर रखता है, फ्रेंडली एनिमी, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करने वाला। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीधी स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि उस प्लैनेट के अंदर कितनी पावर है। ओके, तो चलिए। तो देखिए, पावर जानने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ग्रह के चार प्रकार, 4 से मोस्टली 5 प्रकार होता है कि वो कौन से स्टेट में है। स्टेट मतलब क्या, वो कौन सी स्थिति में होगा। आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई आपको ऐसा पंडित जी आके कहता है या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको यहाँ आके कहता है कि आपके ग्रह में शनि बहुत भारी है। आपने कई सीरीज में भी सुना होगा कि शनि भारी है, जैसे आपने स्कैम 2003 या वो सब देखा होगा, स्कैम 1992। तो उस पिक्चर में ये बताया गया था हर्षल मेहता की उसकी शनि बहुत भारी है। शनि भारी का मतलब हो गया कि वो बड़ा शक्तिशाली है उसकी कुंडली में। तो अगर हम किसी ग्रह को बहुत ज्यादा शक्तिशाली या मोस्ट पावरफुल कहा जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं दी एक्सॉल्टेड प्लैनेट। एक्सॉल्टेड प्लैनेट वो जहाँ पे ग्रह अपनी सबसे ज्यादा हाई स्थिति में होता है। इससे भाई होगा क्या, जैसे आपको याद है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर ग्रह आपकी कुंडली में एक्सॉल्टेड है तो इसका मतलब उसके रिलेटेड जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मान लो जुपिटर आपकी कुंडली में एक्सॉल्टेड है, तो आपके पास जो उसका जो कारक है जिसका वो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो गोल्ड हो गया, हम कहते हैं नॉलेज हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, तो वो सारी चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने मिलती है। उसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉल्टेड प्लैनेट। ओके, तो ये एक्सॉल्टेड प्लैनेट मतलब मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। एक और एक स्थिति, ये तो हमने पहला देखना है, एक है एक्सॉल्टेड प्लैनेट। अब दूसरा जो स्थिति आता है उसको हमने कहते हैं वर्गोत्तम। वर्गोत्तम एक ऐसा प्लैनेटरी स्टेट जहां पे ग्रह एज यूजुअल एक्सॉल्टेड और एक ओन प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। ओन के ऊपर मैं आता हूँ, पहले आप ये वर्गोत्तम समझिए। वर्गोत्तम बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में सेम राशि में बैठा हो और वही ग्रह आपके नवांश कुंडली में बैठा हो। नवंशा कुंडली जिसको हम लोग D9 चार्ट कहते हैं। ये बेसिकली आगे आके मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी आपको उतना माइंड नहीं करना है। नवांशा कुंडली में अगर आपको दोनों माने, मान लीजिए आपका मर्क्यूरी जो है वो जमीनी साइन में है और नवांश कुंडली में भी वो जमीनी साइन में मिला, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट। आप देखना कोई ऐप या साइट विट खोलते हो, आपको एक ग्रह दिखेगा, उसके ऊपर एक बॉक्स वाला चिन्ह दिखेगा, उसी को हम लोग कहते हैं वर्गोत्तम। तो वर्गोत्तम ऐसा आइडेंटिफाई होता है। इसका भी सेम टू सेम आप मान सकते हैं एज यूरेन, ये भी एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, लेकिन इसका रीजन ना आपको 28 या 29 या शादी के बाद देखने मिलता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र पहले बहुत खराब था, ठीक है, खराब था, उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। खराब अगर कोई ऐसा कह रहता है और वो आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, तो 28 या 27 या 25 के बाद कह लीजिए आपके लाइफ में वो शुक्र बहुत अच्छे फेवर देने लग जाता है। ओके, नवांशा कुंडली बेसिकली मैंने देखा है कि वो 28 या 29 साल के बाद ही काम करता है, या 25 साल के बाद भी आप कह सकते हो, और या शादी के बाद भी। तो इन सारे रिलेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो नवांशा चार्ट है
उसका बेसिकली रिलेशन है वर्गोटम प्लैनेट के साथ। और भी कई सारे रिलेशंस हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमने 2 टाइप देखे, पहला है एक्सॉल्टेड, दूसरा है वर्गोटम। अब तीसरा जो प्लैनेट आता है वो है फ्रेंडली प्लैनेट। फ्रेंडली प्लैनेट जैसे मान लीजिए जुपिटर और सन एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र है, तो जुपिटर जाके सन की राशि में जाके बैठ जाता है। आपकी कुंडली में मान लीजिए जुपिटर 5th नंबर माने 5 नंबर वाली राशि पे, उसको आपको हाउस नहीं बनना है, वो एक राशि है। तो वहां पे अगर बैठा हुआ है आपके कुंडली में, तो वो बेसिकली फ्रेंडली साइन में बैठा है जुपिटर, जो कि सूर्यदेव का फ्रेंड है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्रह आपको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा कि ये ग्रह बड़ा माने नॉट ए एक्सॉल्टेड टाइप, बट हाँ पावरफुल है। इस ग्रह की जो नीतियां हैं ये राशि उसको फॉलो करती है, उसका स्ट्रक्चर भी उसको पसंद आता है मोस्टली केसेस में। ओके, तो बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंडली प्लैनेट्स। ओके, अब आता है एनिमी प्लैनेट। अब एनिमी प्लैनेट में कई सारे डिबेट चालू है कि भाई मेरी कुंडली में तो शनि एनिमी साइन में बैठा है, ओके, तो अब मेरा क्या होगा भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ग्रह का रिलेशंस ना बेसिकली देखा जाए तो आधे सारा गुस्सा माने मान लीजिए कोई बड़े महाशत्रु है, जैसे राहु और सूर्यदेव को देख लीजिए। ओके, चलिए राहु का नहीं, हम शनि का एग्जांपल लेते हैं। तो शनि और सूर्यदेव का आप जानते हो 36 का आंकड़ा है दोनों का। ओके, सूर्यदेव शनि को पसंद नहीं करते, ना ही शनि सूर्यदेव को पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों की सोच एकदम डिफरेंट है। तो मान लीजिए शनि अगर उस सिंह राशि में जाकर बैठ गया 5th नंबर वाली राशि में, तो इसमें बेसिकली शनि को हम लोग कमजोर करते हैं। तो अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में एनिमी साइन में है तो उसे हमेशा आपको कमजोर नहीं कहना है, लेकिन कुछ स्थिति में जैसे मान लीजिए कि दोनों साइड से शत्रुता आने लग गई, जैसे सूर्य भी शनि को डिनाई करते हैं, शनि भी सूर्य को डिनाई करते हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि कलेश मच जाता है कि नहीं भाई मैं इस ग्रह को सपोर्ट करने ही नहीं वाला, वो भी नहीं करेगा। अब एक होता है वन साइड एनिमिटी, जैसे हम जुपिटर और शुक्र की बात करते हैं। अब शुक्र को जुपिटर पसंद नहीं करते, उसका रीजन मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका, आप देख लेना क्यों पसंद नहीं करते। तो उस राशि में जैसे मान लीजिए शुक्र की वृषभ राशि में आपको बृहस्पति दिख गए, तो बृहस्पति वृषभ राशि को भी पसंद नहीं करते। एक होता है राशि पसंद, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है, आगे जाकर मैं बताता हूँ क्या है। तो शुक्र की इस राशि को नहीं पसंद करते बृहस्पति, ये वृषभ राशि को, ठीक है, क्योंकि ओवर रोमांटिक है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा लग्जरियस रहना पसंद करती है, अपने आप से स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल का पूरा ऑपोजिट। इसने देखना आपको कुंडली में जब वृषभ राशि दिखता है उसका पूरा ऑपोजिट है स्कॉर्पियो। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि वो स्पिरिचुअल राशि है, और ना कि वृषभ राशि स्पिरिचुअल नहीं है, एकदम मटेरियलिस्टिक है। ओके, तो ये एक छोटा सा बता दिया। अब वहीं पे आप धनु राशि को देख लीजिए, धनु राशि का पूरा ऑपोजिट है मिथुन राशि। मिथुन राशि मटेरियलिस्टिक है, वहीं पे धनु राशि स्पिरिचुअल। इसने देखना इन दोनों हाउसेस में केतु एक्सॉल्टेड होता है, केतु जो धर्म का मालिक है। ओके, आने वाले वीडियोस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि जुपिटर इन राशि में, अब वहीं पे जुपिटर लेके मैंने वृषभ कहा। अब अगर वो आपकी कुंडली में 7th राशि यानी कि तुला राशि में बैठे हुए दिख गए, यहाँ पे जुपिटर आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर इस राशि को अपना शत्रु नहीं मानता है। इसका सीधा आंसर ये है, जैसे हमने कई बार सुना होगा कि किसी के शादी होने पर उस इंसान का भाग्य उदय हो जाता है, माने भाग्य काफी अच्छा काम करने लगता है। ये तब होता है जब 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के साथ जुड़ गया हो, या आपको बृहस्पति कहीं पे भी आपको तुला राशि में दिख गया, तो ऐसे इंसान का शादी होने के बाद भाग्य उदय होना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिक हमको बताता है कि किस तरीके से ये हमको बेसिकली बताता है कि कौन सा हाउस का रिप्रेजेंटेटिव मालिक जो था वो अब इस हाउस में आके बैठा है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी है। तो यहीं पे आपको रिलेशंस बनाने आने चाहिए। अगर इस हाउस का मालिक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे 4th हाउस का मालिक है 2nd हाउस में चला गया, तो आपको रियल एस्टेट में काम करना चाहिए, क्योंकि अपने घर के मालिक को धन से जोड़ दिया। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमने एनिमी प्लैनेट डिस्कस किया, फ्रेंडली डिस्कस किया, एक्सॉल्टेड डिस्कस किया, एंड अब आता है यहाँ पे ओन साइन। अब ओन साइन जो है ये ग्रेटर देन फ्रेंडली साइन एंड लेस देन एक्सॉल्टेड साइन। उसके पहले हमने वर्गोटम डिस्कस किया था, उसके भी नीचे आप पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो ओन साइन वाले प्लैनेट होते हैं, ये बेसिकली ये भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ही आपको कहा जाएगा आपके चार्ट में। ये भी प्लैनेट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और इसका जो रिजल्ट है ना आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे दशा
सिस्टम आपको आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस को नहीं मालूम होगा। मैं वेट कीजिए, मैं आने वाले वीडियो में सब कवर करता हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाला हूँ इस सारी चीज़ों में, तो बस वेट कीजिए। मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस सारी चीज़ बताऊंगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप अगर डीएम करते हैं, तो ऐसे भी मैं खाली बैठा रहता हूँ, अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपका डाउट सारा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बेसिकली यहीं पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी ओन साइन लिख गया, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक्सॉल्टेड जैसा ही पावरफुल है, बट उतना नहीं है, हाईएस्ट स्टेट में। लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग मिलता है एज कम्पेयर टू दशा सिस्टम। जैसे हम लोग दशा सिस्टम में आपकी मान लीजिए बृहस्पति दशा आपके ऊपर चल पड़े और वहीं पे जुपिटर आपका ओन साइन में बैठा हुआ था, इधर पे जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बेसिकली मान लीजिए ये धनु राशि में बैठा हुआ जुपिटर था, तो ये आपका भाग्य उदय करवा देता है, क्योंकि वो 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव आके बैठ गया है। आपका जो फैन फॉलोइंग हो गया, आपका जो लव है, आपका जो शरीर है, वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, आप ज्ञान में ज्यादा रुचि रखना स्टार्ट हो जाता हो। तो ये बेसिकली तब होता है जब आपका जुपिटर ओन साइन में बैठा हो। ओके, यहाँ पे हमने जुपिटर ओन साइन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे डेबिनेटेड प्लैनेट। ये अभी कुंडली में थोड़ा सा ना सबको लगता है कि भाई बहुत खराब है, कुछ नहीं होने वाला, भाई मेरे कुंडली में ये नीच का हो गया। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो हाँ ये सच में खराब है, लेकिन इसका तोड़ भी है ना। हर एक मुसीबत का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो मैं आपको तोड़ बता देता हूँ क्या है। आपकी कुंडली में कहीं पे भी ग्रह, कोई भी ग्रह नीच राशि में आपको दिख गया, ठीक है, आपको चेक करना है किसी ऑनलाइन साइट में कि आपकी कुंडली में कोई नीच भंग नाम का एक राजयोग बना है कि नहीं। अगर वो आपकी कुंडली में बन गया तो मुबारक हो, आपके कुंडली में वो ग्रह को नीच नहीं कहा जाएगा। नीच भंग राजयोग बेसिकली एक महाराजयोग है। ये राजयोग क्या करता है, अगर आपके ऐसा कोई टाइम आता है आपके, मान लीजिए जुपिटर ना, अभी मैं आपको सैटर्न का एग्जांपल दे देता हूँ। सैटर्न मेष राशि में नीच का होता है। अब अगर वो नीच का था आपकी चार्ट में, ठीक है, और आने वाले समय में देखना इसका स्टार्टिंग आपको थोड़ा तकलीफ देगा। आपको ये एग्जाम क्लियर कर रहे हो, सैटर्न आपका 6th हाउस में नीच का होकर बैठा है, ठीक है, तो एग्जाम क्लियर होगा, आप फेल हो गए उस एग्जाम में। एक बार फेल हुए, दूसरा फेल हुए, तीसरी बार मालूम पड़ा आप ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ गए। भाई बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। ये तब होता है जब आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग, पहले फेलियर देगा, उसका सक्सेस देगा, तो ऐसा देगा कि भाई 4 लोग देख के बोलेंगे, 4 क्या बहुत सारे लोग आपको देख के बोलेंगे भाई क्या उखाड़ा है इसने। तो ये बेसिकली काम करता है नीच भंग राजयोग। ये मैंने मोस्टली कुंडली में, सबकी कुंडली में, बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा है कि बना है नीच भंग राजयोग, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, ना कि कैंसिल हो गया। तो नीच भंग राजयोग देखा जाए तो बड़ा ही शक्तिशाली राजयोग है। ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब आपका ग्रह अगर नीच का बैठा हुआ चार्ट में, किसी भी कोई भी पोजीशन में चार्ट में बैठा है, उस ग्रह का, जैसे मैंने कहा कि शनि मंगल की मेष राशि में नीच का होकर बैठा, तो आपको देखना क्या वो मंगल शनि के साथ बैठा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि आपका जो मंगल है क्या वो 1st, 4th, 7th, 10 में बैठा है। ओके, यहाँ ध्यान देना है, या मंगल आपको शनि की किसी राशि में बैठा हुआ है। अगर ये तीनों कंडीशन आपको दिख जाती है कि हाँ ऐसा हुआ है, या मान लीजिए यही मंगल आपको त्रिकोण में या केंद्र में दिख गया, बेसिकली इसको हम लोग कह देंगे नीच भंग राजयोग। तो ये राजयोग बन जाता है, जो भी उसके प्लैनेट के जो बैड इम्पैक्ट थे वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नीच भंग राजयोग आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियन कुंडली में भी आपको मिल जाएगा। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, श्री नरेंद्र मोदी हमारे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में भी वही है, इसलिए उनको ज्यादा कोई भी शत्रु नहीं हरा पाता। उनका नीच भंग राजयोग बड़ा शक्तिशाली है। आपको बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देने को तैयार हूँ, बट आने वाले वीडियो में आपको दूंगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, बेसिकली हमने 6 प्रकार देखे हैं कोई भी प्लैनेट के स्टेट के ऊपर, माने वो कौन सी स्थिति में है। तो हमने अभी तक देखा है एक्सॉल्टेड प्लैनेट, वर्गोत्तम प्लैनेट जिसे हम लोग कहते हैं, और तीसरा हमने देखा है ओन साइन, वो मित्र राशि में है यानी कि फ्रेंडली साइन में, वो शत्रु राशि में है यानी एनिमी साइन में, और वो स्व राशि में है यानी कि ओन साइन में। तो बेसिकली ये 6 प्रकार होते हैं कोई भी प्लैनेट की स्थिति में। ओके, तो मैं ना आपको लास्ट में एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर लिखा होगा कौन सा राशि कौन से ग्रह में उच्च का होता है और कौन सा इसमें नीच का होता है, कौन सा फ्रेंडली है, कौन सा एनिमी है, कौन सा ओन साइन है, और वो राशि के साथ वो ग्रह का कैसा है, वो क्या उसको एकदम पूरा शत्रु मानता है कि मित्र, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस तो पहले कर लेता हूँ।
तो बेसिकली देखिए, जो सूर्य, हम पहले ग्रहों के राजा यानी कि श्री सूर्य नारायण से स्टार्ट करेंगे। तो सूर्य देव जिस राशि में सबसे ज्यादा उच्च के होते हैं तो वो है हमारा मेष राशि। सबसे पहला राशि और पहला नंबर, वहां पे सूर्य देव उच्च ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सूर्य देव सबसे पहले उच्च के होते हैं मेष राशि के अंदर। दूसरा जो ग्रह आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जिस राशि में उच्च के होता है वो है वृषभ राशि में, वो उच्च के होते हैं। तीसरा है ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति जिस राशि में उच्च के होता है वो है कर्क राशि, और जो राशि में वो नीच के होते हैं वो है मकर राशि। आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ। अगर कोई राशि, कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का हो गया तो उसके जो अपोजिट वाली राशि होगी ना, वहां पे वो सीधा नीच का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा उच्च का हुआ है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि के सीधा आप उल्टा देखोगे तो वो आएगी वहां पे वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, वहां पे चंद्रमा नीच का होता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, एस्ट्रोलॉजी यही कैलकुलेशन से बनती है। तो वहीं पे अगर आप देखो, मंगल जिस राशि में उच्च का होता है वो मकर राशि है, और जहां पे वो नीच का होगा उसका उल्टा पूरा कर्क राशि। तो ऐसे ही सिंपल लॉजिक बनता है इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया। तो बेसिकली यहीं पे आपको ध्यान देना है। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिस्ट एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ये है वो लिस्ट। इस पूरे लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका चाहे तो सेव करके रख लो, क्योंकि इससे अच्छी लिस्ट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आई थिंक पूरे इंटरनेट में। हो सकता है कोई इसने प्रोवाइड कर दिया, बट मेरी लिस्ट बड़ी काम की आ जाएगी आपकी। इसी स्थिति में कोई ग्रह या उच्च का होता है या नीच का होता है किसी भी राशि में। और एक चीज मैटर करती है, वो डिग्री, वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँ। ये डिग्री क्या बताती है, अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में उच्च का है तो कितने डिग्री में वो ज्यादा रीजन देने की ताकत रखता है। तो ये है वो, ये बताता है कि अगर, क्योंकि देखो डिफरेंस बहुत सारा हो सकता है। आपका किसी मित्र के कुंडली में ग्रह कोई उच्च का है, किसी और के भी इसमें है, फिर भी दोनों में परिमाण जो कहते हैं ना, रिजल्ट जो इसको वो कहते हैं, परिणाम सही में सेम नहीं मिला, तो वो बेसिकली डिसाइड होता है डिग्री की वजह से। तो डिग्री एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन मैटर करता है। ओके, तो यही मैं आपको डिस्कस कराना चाहता था। और अगर हम बात करें जैसे शुक्र एक दानव ग्रह है, वो जिस ग्रह में उच्च का होता है वो है मीन राशि, ठीक है, बृहस्पति की दूसरी राशि जिसे हम कहते हैं। और वहीं पे वो नीच का होता है बुध की छठवीं राशि, जिसको हम लोग कहते हैं, माने उनके कहना दूसरी मैच्योर राशि जिसको हम कहते हैं, वो है कन्या राशि। उस राशि में नीच के होते हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट दे दिया है, वापस से एक बार दिखा देता हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसी वीडियो में हमको यही डिस्कस करना है, कोई प्लैनेट का स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होता है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में, और वो 6 प्रकार, ठीक है। यहीं से हमको पता लग जाता है कि कोई ग्रह किसी राशि के प्रति कितना इंटरेस्ट रखता है। आप देखिएगा, अगर आपको कोई सिंह राशि का इंसान मिलता है या मान लो मेष राशि का, तो इन राशियों में लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा मिलेगी, एग्रेशन है, इन राशि वालों के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ऑरा ज्यादा है, ठीक है, हर चीज में बोलचाल, किसी से ना डरना, हमेशा। जैसे मैं सिंह राशि का, तो आपके सामने एकदम खड़ा हो बिना किसी डर के। तो ये बताता है कि अगर आपके किसी फैमिली में या कोई भी इंसान अगर इस राशि का है तो कौन सा ग्रह उसमें उच्च का होगा। जैसे मान लो कोई मीन राशि का है, तो मीन राशि में क्रिएटिविटी को कोई उसको दिखाता है, तो वो बड़ी अच्छा फील होता है उन लोग को, क्योंकि उनको क्रिएटिविटी वाले काम बहुत पसंद है, ठीक है। तो बेसिकली हमको यही ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने शुक्र को बहुत पहले, कोई भी ग्रह मैंने पहले रिप्रेजेंट किया था, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहां पे रिप्रेजेंटेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई ग्रह अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसी राशि में जाके उच्च कर रहा है, तो उस ग्रह के रिलेटेड जो भी रिप्रेजेंटेशन थी वो इस राशि में भी आपको मिलेगी, ठीक है। उससे ज्यादा माने अच्छा मिलेगा। माने जैसे मान लो मैंने कहा ना अभी, अगर शुक्र अगर मीन राशि में उच्च का होगा है, तो शुक्र की जितनी क्वालिटीज होगी, जो जिसका वो कारक है, उस राशि के अंदर ज्यादा मिलेगा। जैसे वो प्रेम स्वभाव रखती है, क्रिएटिविटी देखती है, ब्यूटी देखती है, ठीक है। ब्यूटी देखना वैसे अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी अब वो है दानव तो सपोर्ट करेगी। तो यही होता है किसी भी राशि का उद्देश्य, और उस राशि में जो स्थिति, जो ग्रह जिस स्थिति में उच्च का है या नीच का है, वो डिसाइड होता है। तो यही है हमारे वेद शास्त्रों का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि कोई ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होगा या नीच का होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो उसके रिलेशंस क्या है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे ग्रह की कहानी, माने कोई भी ग्रह हमारे कुंडली में है उनके बारे में क्या है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस हम पूरे बेसिक टू एडवांस तक जाने वाले हैं और न्यूमरोलॉजी की कोई बात करने वाला है तो न्यूमरोलॉजी का भी डिस्कशन होने वाला है। बस ये रिप्रेजेंटेशन हो जाए फिर हम न्यूमरोलॉजी पे भी आएंगे और एस्ट्रोलॉजी भी साइड बाय साइड चालू होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।